ओके जी, रिकॉर्डिंग हाँ हो गई है स्टार्ट। एक तो मैं सेटिंग होल्ड कर लूँ जस्ट। अच्छा, हमारी आज ये लास्ट क्लास है और मतलब अक्सर स्टूडेंट फिर भी नहीं आए मुझे लगता। सिस्टम साउंड्स रिकॉर्डिंग कस्टम। ओके जी। तो चलें शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि बटन वगैरह मतलब कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। और डाटा अगर आप लोगों को वो बोल तो वो आपने किस तरह से लेके आना, ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी बटन कहाँ, अगर कहीं पे बटन ऐड करने के लिए बोल दें या कोई कोड का पूछ लें तो वो भी आई होप कि आप बता ही देंगे, मतलब कहाँ पर है कोड, कोई अगर वो पूछ लेते हैं तो। अच्छा, इस क्लास के अंदर मैं कुछ एंड के ऊपर वाइवा टिप्स दे दूंगा आपको। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि शायद मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि पीएचपी के जो बेसिक है ना चीज़ें, प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं जैसे लूप्स, ठीक है, और क्या होता है इफ एल्स लूप्स, इनको आप ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा कि ये मतलब किस तरह से बनते हैं, वो आपसे शायद लिखवा लें। उसके अलावा एक स्टूडेंट ने ना क्वेश्चन शेयर किए हुए थे। मुझे अभी देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए थे। जस्ट वेट। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर वो स्टूडेंट क्लास में है तो मुझे बोल के बता देगा भाई मैंने सेंड किए थे कुछ क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों में से नहीं था वो, किसी और प्रोजेक्ट का स्टूडेंट होगा। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किसी कोई क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि आपने प्रैक्टिस वगैरह करें। सारा मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया हुआ था ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने कहा था अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने क्या करना है कि अपने पास कहीं पे नोट कर लेना है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नोट किया हुआ है, उसका कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे से भी पूछ सकता है। अ, जी, बोलें क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैंने यानी कि प्रोजेक्ट जो रन किया है उसमें भी एक तो प्रॉब्लम है, असिस्टेंट असाइन नहीं हो रहा यानी कि उसमें सिस्टम असाइन नहीं हो रहा। असिस्टेंट जो असाइन करना है ना, यानी कि एडमिन ने ओह, उसके पास कंप्लेंट। जी सर। ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। एक मिनट मैं यहाँ पर चला के देखता हूँ रन करके। स्टार्ट एंड स्टार्ट। एडमिन एंड एस एस सी एम एस। ओके, तो ये है आप लोगों का प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एज अ एडमिन। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, वो नहीं शो हो रही। ओके, एंटायर स्क्रीन एंड शेयर।
ये तो है ही नहीं है कि एडमिन ने असाइन करना है, जो मेरा ख्याल है। कोई रे- है था। अच्छा अच्छा ठीक है। ऑल कंप्लेंट्स, और यहाँ पे हम गए असाइन पे, एंड यहाँ पर हम गए सिलेक्ट में। तो भी मेरे पास यहाँ पर ना कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मुझे कोई असिस्टेंट ऐड करवाना पड़ेगा पहले। सो यूज़र्स में जाता हूँ, यहाँ से नहीं, लॉग आउट करता हूँ, रजिस्टर पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुट कर लूँ। अच्छा, साथ में इसका ना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ कोई असिस्टेंट रजिस्टर है कि नहीं। सो एडमिन, यूज़र्स एंड ये आ गया असिस्टेंट, इसको हम करते हैं अप्रूव। और अब हम जाते हैं ऑल कंप्लेंट्स पे, साइन पे। हाँ बिल्कुल, ये इशू है यहाँ पे कि जो असिस्टेंट हैं वो यहाँ पर लिस्ट में शो नहीं हो रहे। ये इशू कैसे आ गया? जस्ट वेट। SSCMS कहाँ पर गया? ये रहा। ओके ठीक है, बिल्कुल ये इशू है, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। ये हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी फाइल के अंदर इशू है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऑल कंप्लेंट्स में। तो ये है जी हमारी कौन सी फाइल है, complaints.php। तो यहाँ पर इशू है, और ये असाइन के बटन के बाद ये जो कार्ड ओपन होता है इसके अंदर इशू है। ओके, इसको हम बोलते हैं कार्ड, ये जो ओपन हुआ है ना। और कार्ड के अंदर क्या इशू है कि यहाँ पर यूज़र लोड नहीं हो रहे, मतलब असिस्टेंट लोड नहीं हो रहे। ऐसे यूज़र जिनका जो रोल है वो असिस्टेंट, उनको हम यहाँ पे करवा रहे हैं लोड, लेकिन वो यहाँ पे लोड नहीं हो रहे डेटाबेस में से। तो यहाँ पे अब मैं वो फाइल ढूंढूंगा, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स ये रही। और यहाँ पर अब हम वो कार्ड ढूंढेंगे। कार्ड, सबमिट, साइन टू, ये रहा। और ये फिर हमारा आ गया एक्शंस, आईडी, कंप्लेन, टाइटल, कैटेगरी एंड स्टेटस। कैटेगरी एंड स्टेटस, फिर रेजिडेंट, और फिर असाइन टू। देन आगे हमारे एक्शन, रोल कंडीशन। ओके, यहाँ से पता नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे ना एआई यूज़ करता हूँ।
admin clicks on assign button card to select assistance from a drop down, but no assistant user show up in that drop down. ओके तो मैंने इसको बोला कि भाई जो अपना इशू था वो बताया इसको कि असिस्टेंट आर नॉट शोइंग व्हेन एडमिन क्लिक्स ऑन द साइन बटन अ कार्ड शो अप टू सेलेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन बट नो असिस्टेंट यूजर शो अप इन दैट ड्रॉप डाउन। तो अब ये खुद ही फाइंड करेगा कि भाई मसला कहाँ पे है, क्योंकि अगर मैं इस तरह फाइंड करने लग जाऊँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्टेटस मॉडल भी बोलते हैं इसको, जिसको मैं कार्ड बोल रहा हूँ। ये रहा साइन मॉडल, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन मॉडल, ये आ गया। और यहाँ पे ये हम फेच कर रहे हैं असिस्टेंट सेलेक्ट, पहला ऑप्शन ये हमने ऐड किया हुआ है सेलेक्ट, और उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पे हम बैकएंड से ला रहे हैं, मतलब डेटाबेस से, लेकिन शो नहीं हो रही। अब यूज़र आईडी गेट कर रहा है और नेम गेट कर रहा है। असिस्टेंट एरे एक्सेप्ट चेंजेस, ओके तो वो कह रहा है कि भाई मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे इसने क्वेरी के अंदर कोई चेंज वगैरह किया है। सो चलते हैं और अब देखते हैं शो होते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक दफ़ा रीलोड करेंगे असाइन, और अब शो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो मसला कहाँ पे निकला है हमारा, यहाँ पे क्वेरी में। वो क्वेरी जो यहाँ पे ये रहा, ये क्वेरी हम लिख रहे हैं असिस्टेंट को गेट करने के लिए, यानी कि वो यूज़र को गेट करने के लिए जिनका जिनका रोल टाइप क्या है असिस्टेंट। ये यहाँ पर क्वेरी थी असिस्टेंट, ठीक है। ये इसने अब कोई वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, असिस्टेंट क्यू नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं हम, और इसके अंदर हम अब ये क्वेरी हम रन करवा रहे हैं। ये क्वेरी कर क्या रही है, सिलेक्ट यूज़र आईडी, वो सारे यूज़र की आईडी सेलेक्ट कर रही है, और उसके बाद उनका नेम सेलेक्ट कर रही है फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र के टेबल में से, वेयर रोल इज़ इक्वल टू असिस्टेंट, जिनका रोल असिस्टेंट का है, एंड स्टेटस अप्रूव्ड, और वो वाले जिनका स्टेटस अप्रूव्ड हो। ठीक है, क्योंकि जब हम असिस्टेंट को रजिस्टर करते हैं ना, तो उसको पहले एडमिन अप्रूव करता है। तो यानी कि वो असिस्टेंट जो जिनका स्टेटस अकाउंट का अप्रूव्ड भी है और उनका यूज़र का रोल भी असिस्टेंट है, उनको हम स्टार्ट करवा रहे हैं और उनको हम स्टोर करवा रहे हैं इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, असिस्टेंट क्यू के अंदर। ठीक है, देन फिर हम क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट क्यू फेच ऑल, और ये जस्ट एक असिस्टेंट को हम यानी गेट कर रहे हैं, फिर सबको गेट करके यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं असिस्टेंट एरे के नाम से, डबल आर मीन एरे।
फिर सब असिस्टेंट को हम गेट करके इस ये जो अरे या वेरिएबल कह लें इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर यही जो वेरिएबल है ये हम यूज़ कर रहे हैं नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं वहाँ पे उस मॉडल के अंदर यही यूज़ हो रहा है। ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आके हम कह रहे हैं PHP फॉर ईच का मतलब होता है 1 बाय 1 जितने भी अरे के अंदर है ना डाटा उसको गेट करते जाओ। मतलब अगर इसके अंदर अगर 10 यूज़र्स हैं जो असिस्टेंट है तो 10 के 10 इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। फॉर ईच लूप से क्या होगा, एक एक को हम गेट करते जाएंगे और उनका ऑप्शन वहाँ पे शो होता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर 2 हैं, कहाँ पे गया, ये था, ये था। अभी अगर साइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये देखें 2 है, ठीक है ना। तो फॉर ईच लूप की वजह से क्या होता है, पहले ये एक ऑप्शन ऐड होता है, फिर वो देखता है अच्छा कोई और तो नहीं पीछे वैल्यू बच गई, अगर है फिर एक और वो ऐड करता है। फॉर ईच लूप तब तक चलता रहता है जब तक एरे में से या जिस भी चीज़ के ऊपर लगाया हो उसमें से सारी वैल्यूज़ ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए मैं इसको सेट करके साइन पे क्लिक करता हूँ और ये मैं साइन हो चुका हूँ, ठीक है, इस कंप्लेन को। दैट्स इट। अब आपने क्या अपडेट करना है मैं आपको बताता हूँ। अपनी ये जो कंप्लेन वाली फ़ाइल है ना, बस इसको अपडेट करना है। और ये मैं कंप्लीट फ़ाइल आपको सेंड कर देता हूँ या कोड सेंड कर देता हूँ बस यहाँ चैट में। ये रही, इसको हम कंट्रोल A कर कंट्रोल C करते हैं। और आपने क्या करना है, ये जो आपकी है ना कंप्लेंट डॉट PHP इसको ओपन करना है और इसको आपने एक दफ़ा कंट्रोल A प्रेस करके ना इस तरह सारा रिमूव कर देना है, ठीक है। ये देखिए सारा रिमूव हो गया है। और अभी जो मैं कोड आपको सेंड करने लगा हूँ उसको, ठीक है, वो कॉपी करके ला के यहाँ पर कंट्रोल V जस्ट प्रेस करना है तो ये न्यू वाला कोड आ जाएगा। और इसको आपने एक दफ़ा कंट्रोल S प्रेस करके सेव भी कर लेना है। दैट्स इट। और ये मैं आपकी यहाँ चैट में कोड सेंड करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये आप देखें चैट इसकी गूगल मीट की ना, ये यहाँ पे होती है, ये देखें। तो इसमें से सारा इसको कॉपी कर ले, इसके ऊपर जस्ट आपने ऐसे राइट क्लिक करना है और यहाँ कहीं पे कॉपी का ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, होना चाहिए था वैसे। इसको आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, इधर से ऊपर सेलेक्ट करें, यहाँ से कोई चीज़ रह ना जाए और नीचे इस तरह आके एंड तक इसको आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। मुझे लगता है ये सारी नहीं सेंड हुई, मैं आपको फ़ाइल ही सेंड करता हूँ, मैं ना ग्रुप के अंदर फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह ये गड़बड़ करेगा। तो मैं ये complaints.php है ना, ये फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। फाइल htdocs sscms एंड कंप्लेंट्स, ये लेंगे। ये जो फाइल मैं आपको सेंड करने लगा हूँ ना, इसने आप इसका आपने क्या करना है, पहले अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आना है, पहले वाली फाइल को आपने डिलीट कर देना है, कंप्लेंट्स वाली को। एक कंप्लेंट एक्शन है, इसको नहीं करना, सिर्फ कंप्लेंट्स वाली को इसको डिलीट करना है। और फिर जो मैंने न्यू फाइल सेंड की है वो आपने यहाँ पर ला के पेस्ट कर देनी है। ओके मैंने सेंड कर दिया, आप लोग चाहे अभी कर लें या बाद में आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, और किसी क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप एक ना नया यूजर रजिस्टर्ड करें, वो अपनी हम्म कंप्लेन अंदर एंटर करे, फिर वो आप हम्म साइन करे, रिजॉल्व हो, फीडबैक आए, ताकि हमें सारा पता चले भी वो किस तरह एक क्यूरी रन कर रही है। किस तरह एक क्वेरी रन कर रही है मतलब? मतलब एक नया यूजर बनाए ना, रजिस्टर्स के नाम से हमने मतलब बनाया, आप चाह रहे हैं कि एक उसने कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दी है। सही सही, मतलब आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट मतलब एक दफ़ा चेक हो जाए, राइट? हाँ जी, एक दफा चेक हो जाए। जी जी। ओके ओके, 2 मिनट में हो जाएगा। मतलब चलिए जी, हम रजिस्टर पे जाते हैं। आप यहाँ पे कोई नाम लिख लेता हूँ, मैं हमज़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ईमेल के अंदर हम hamza@mail.com ये लिख देते हैं .com। ओके, उसके बाद पासवर्ड के अंदर हम हमज़ा ही लिख देते हैं। फ़ोन नंबर हम उसका कुछ भी यहाँ पर रैंडम, और हाउस नंबर हम उसका कुछ भी रैंडम टाइप कर देते हैं। और हम एक रेजिडेंट को रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर।
तो यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लेकिन अभी ये एडमिन की तरफ से अप्रूवल पे है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे एज आ एडमिन। एज आ एडमिन हमें लॉगिन करना पड़ेगा और हम जाते हैं जी यहाँ पर वैसे शो भी होता है पेंडिंग अप्रूवल वगैरह कितने हैं। हम जाते हैं अप्रूवल पे, एडमिन एडमिन यूज़र्स में जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ना, और यहाँ पे हमें इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया इसको अप्रूव, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से लॉग आउट पे। अच्छा, एक और इशू है यहाँ पर, एडमिन अप्रूवल ना 1 शो हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे 0 होना चाहिए, और ये मैं देखता हूँ ये किस वजह से शो हो रहा है हमें। हाँ, वो जो मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है, हमने जो एडमिन ऐड किया हुआ है ना, उसका यहाँ पर जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। अब एडमिन का तो ज़ाहिर बात है वो पेंडिंग ही रहेगा। तो वो जो क्वेरी है ना वो ये सिलेक्ट कर रही है भाई किन किन का अप्रूव्ड है, तो उसके अंदर वो एडमिन को भी काउंट कर रही है क्वेरी हमारी। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर आए यूज़र्स के टेबल में, और ये एडमिन है ना इसकी जो डिटेल है उसको एडिट कर लें। इसका जो कॉलम है ना स्टेटस वाला, उसको वो पेंडिंग होगा, उसको बस यहाँ से अप्रूव कर दें। ये पेंडिंग है, यहाँ से इसको अप्रूव कर दें, गो। तो अब हमारा जो यहाँ पर स्टेटिक्स है ना वो सारे वो सही हो जाएंगे डैशबोर्ड पे। और आप ये देखें पेंडिंग अप्रूवल 0, ये इशू क्यों आ रहा था, वो एडमिन की वजह से। खैर, तो चलिए अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ। हमने जो न्यू यूज़र रजिस्टर किया जो तो क्या था, हमज़ा। ओके, तो ये आ गए हम हमज़ा के यूज़र से, हमज़ा के अकाउंट से हैं, ऐसे कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसके 0 कंप्लेंट 0 पेंडिंग सब कुछ 0 0 है क्योंकि न्यू अकाउंट है। और यहाँ पे हम जाते हैं माय कंप्लेंट्स पे, और इधर हम क्या करेंगे, कंप्लेंट टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या लिखते हैं भाई, न्यू, चलिए टाइटल में लिख देता हूँ हमज़ा कंप्लेंट, नहीं कोई स्पेसिफिक लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी, कैटेगरी में से इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट कर लिया। और डिस्क्रिप्शन अब यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम क्या है, तो हम लिख देते हैं जी माई होम वोल्टेज वेरी लो। ओके, और यहाँ पर कोई अगर इमेज सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर लें, मैं अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें यूज़र ने अपना जो वोल्टेज वगैरह को जो मीटर शीटर लगा होता है उसकी रीडिंग जो है ना उसकी तस्वीर ली है, ऐसे लो वोल्टेज रीडिंग इमेज। यहाँ पे मेरे को इमेज मिल ही जाएगी लो वोल्टेज की, नहीं ये वाली नहीं, इन डीपी, डीबी बोलते हैं या डीपी बोलते हैं। खैर यहाँ पर कोई जो स्पेसिफिक इमेज कोई मिल नहीं रही। चलें टेस्ट ही कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओह, सिलेक्ट करनी थी, मैंने सबमिट कर दिया। खैर ये सबमिट हो गई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि माई कंप्लेंट में। ओके, और इसको अगर हम यहाँ से व्यू भी करें तो ये देखें कंप्लेंट ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, और मीडिया टाइप कुछ भी नहीं। और यहाँ पर स्टेटस इसका शो हो रहा है न्यू का भी। ठीक है, अब चलते हैं जी। अच्छा, ये किस चीज़ का बटन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको फीडबैक देने हैं तो कह रहे हैं वेट फॉर कंप्लेंट स्टेटस टू बिकम रिजॉल्व टू गिव फीडबैक, तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे एज आ एडमिन, क्योंकि एडमिन ने वो किसी को असाइन करनी है। एडमिन, एडमिन ने बंदा असाइन करना है कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर अब हम आएंगे ऑल कंप्लेंट्स में। कंप्लेंट्स का भी यहाँ पर ना ये स्टैटिक्स जो है ना वो शो हो रहे हैं कि टोटल कंप्लेंट कितनी है इस वक्त, 3, न्यू कितनी है 2, इन प्रोग्रेस 0, और रिजॉल्व 1, ये चीज़। और यहाँ पर हम आएंगे ऑल कंप्लेंट्स में, और ये भी शो हो रहा है नॉट असाइंड, यानी कि ये भी न्यू आई है, ये
रेजिडेंट का नेम भी शो हो रहा है हमज़ा। तो यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे और जो मैंने न्यू यूज़र रजिस्टर किया था अपने नाम से, मैं वो इसको साइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं साइन हो चुका है। अब इसको हम लॉग आउट कर देंगे। अब लॉगिन करेंगे मैं अपने अकाउंट से, जो मतलब मैंने बनाया था ना, पता नहीं अब किस मैंने मेल से बनाया था, शायद इसी मेल से बनाया था। ये डेटाबेस में जाकर देख लेते हैं। suban@mail.com एंड पासवर्ड suban@mail.com और पासवर्ड भी suban। लॉगिन। और अब इसको भी यहाँ पे शो हो रहा है कि साइंड, इसको 2 साइंड हुई हैं और न्यू 2 हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे साइंड कंप्लेंट्स के अंदर और अब ये जो भी है ये कंप्लेंट को देखेगा। ये हमज़ा वाली कंप्लेंट है, ये वो जो हमने पहले साइन की थी। ओके, तो ये हमारी न्यू कंप्लेंट है। हम यहाँ पर ये यहाँ पे क्लिक करके ना व्यू भी कर सकता है क्या प्रॉब्लम है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। ओके, यहाँ पर अपडेट में आएंगे और इधर से ये इसका स्टेटस अपडेट कर सकता है, एस्केलेटेड, रिजॉल्व या फिर इन प्रोग्रेस, जो भी स्टेटस। तो हम आते हैं जी रिजॉल्व, चलें कर देते हैं अपडेट। तो यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। अब क्या है कि जो यूज़र होगा ना, जिसने की होगी, वो इसके ऊपर अब दे सकेगा रिव्यू अपना। तो न्यू यूज़र था हमज़ा और यहाँ पर भी हमज़ा लॉगिन। एंड अब उसको शो हो रहा है कि भाई उसकी एक जो कंप्लेंट थी, ओके, अभी हमने एक ही तो की थी और वो रिजॉल्व में जा चुकी है। दैन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अगर ये चाहे तो यहाँ पे आके गिव फीडबैक क्लिक कर और क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेगा तो ये शायद डिलीट हो जाएगी। चलें करके देखते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं क्या होगा। यहाँ पर ये रेटिंग सेलेक्ट करेगा और इधर कोई भी कमेंट दे सकता है, सबमिट फीडबैक, और ये फीडबैक जो है ये हमारा सेव हो जाएगा। ओके, बैक, फीडबैक यहाँ पे सेव हो गया। अब हम एक दफ़ा जाके और ये एक ही दफ़ा फीडबैक ऐड कर सकता है, बार बार नहीं। ठीक है, ये हो गया बस, ठीक है। अब हम एडमिन में जाते हैं, लॉगिन, एंड यहाँ पर एडमिन और फिर से एडमिन, लॉगिन, देन ऑल कंप्लेंट्स। अच्छा, रिपोर्ट्स में क्या है, रिपोर्ट्स के अंदर अच्छा स्टेटस वगैरह ये कि इधर से हम ना सेलेक्ट कर सकते हैं कोई डेट रेंज, कि उस डेट रेंज के अंदर अगर हमने ये डाटा देखना हो कि टोटल रिपोर्ट्स का। ऑल कंप्लेंट कैटेगरीज में अच्छा हम कोई न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल कंप्लेंट्स में आ जाते हैं और अब जो यूज़र ने अपना फीडबैक दिया ना, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ये हमज़ा ने दिया व्यू फीडबैक, ये जो भी मैं देखे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, रेटिंग और साथ में फीडबैक, बैक। और अच्छा, यहाँ पे भी साइन का बटन आ रहा है, खैर इसको इग्नोर करें। हाँ, ये देखना था कि ठीक है सॉल्व हो गया, इसने फीडबैक दे दिया। अब ये क्लोज़ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तब क्या होता है, हमज़ा एंड हमज़ा ऑल कंप्लेंट्स, और इसको अगर क्लोज़ के ऊपर क्लिक करें, ओके ओके, तो उसका स्टेटस गायब हो जाता है। ठीक है, माय कंप्लेंट्स, डैशबोर्ड, फीडबैक गिवन, ठीक है, लॉग आउट, लॉग इन, एडमिन, एडमिन एंड एडमिन, ऑल कंप्लेंट्स। ओके, जब क्लोज हो जाए उसका स्टेटस यहाँ से रेज हो जाता है। वैसे भी जब फीडबैक आ जाए उसका मतलब हमारी कंप्लेंट सॉल्व हो चुकी है, दैट्स इट। तो ये फ्लो आपको समझ लग गया सारा? जी जी आ गया समझ। लेकिन ये साइन वाला बटन यहाँ से क्यों नहीं गायब हुआ? कौन सा? जब कोई वो क्यूरी क्लोज हो गई है मतलब कंप्लेन। हाँ, वैसे ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, लेकिन कोई इशू नहीं है, मतलब वो बाद में किसी और को भी साइन कर सकता है यहाँ से। वैसे गायब हो जाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये इशू है रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी में ना,
लाइन 31 से 30 रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी जो फाइल है, जी जी इसमें जब हम आप वो रजिस्टर उस कोड के मुताबिक तो ये लिखा हुआ है अभी अगर रजिस्ट्रेशन पहले से हुई भी अगर ईमेल पहले है तो वो ऊपर दे देगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन वो इस तरह बिल्कुल। कोई एरर नहीं देता। लाइन नंबर 31 टू 34। 31 to 34, 31 to 30 बिल्कुल। जिस हाँ सक्सेसफुल जी। अप्रूव्ड बाय एडमिन और जिस फेल्ड, हाँ। ये ना मुझे लगता है कि ये एरर देने की बजाय क्या करता होगा कि डेटाबेस पहले एरर दे देता होगा। मतलब मैं रजिस्टर पे जाता हूँ और मैंने जो पहले जिस मेल से रजिस्टर कराया हुआ है ना वो है सुबान, मैं उसी से दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ @mail.com, और पासवर्ड यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये जस्ट मेल को चेक करता है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ये ना ये जस्ट 34 मेल को 34 ही पे चेक। तो एक मिनट जस्ट प्रीवेंट एडमिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ओके, अच्छा यहाँ पर हम स्पेसिफिकली चेक नहीं कर रहे हाँ डुप्लीकेट जी। रजिस्ट्री। वो जो एरर यहाँ पे हमें शो होगा ना वो डेटाबेस का एरर होगा कि डेटाबेस के अंदर जब हमने मेल वाला कॉलम बनाया हुआ ना, ईमेल वाला कॉलम जब डेटाबेस में बनाया है, तो जब जी जी। डेटाबेस के अंदर हम कोई कॉलम बनाते हैं तो हम उसको डुप्लीकेट के ऊपर सेट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मतलब हम डेटाबेस को बताते हैं कि भाई ये जो कॉलम है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को फिर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है जो कि हमने नहीं किया हुआ। यहाँ पे जस्ट ये है कि अगर कोई भी एरर आता है ना तो बस डाटा ये एरर यही शो होगा चाहे कोई भी एरर हो, ठीक है। वो मोस्टली वैसे एरर डुप्लीकेट का ही आता है अगर यूज़र रजिस्टर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी और वजह से भी रजिस्टर ना होता तो हमारे कोड के लॉजिक के हिसाब से यही शो होंगे मैसेजेस। लेकिन इन लेकिन मैसेजेस को मैसेज ये हमने, नहीं आता। हाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं शो होते। इन मैसेजेस को हमने, जो मुझे लगता है यहाँ पर किसी डिव में यूज़ नहीं किया होगा। मतलब ये जो मैसेज वेरिएबल है ना इसको इफ़ मैसेज किया तो हुआ है हमने, भी शो होना चाहिए, ये रहा मैसेज। बट मुझे लगता है जहाँ तक ये देखें, यहाँ पर एसक्यूएल जो है ना ये रन हुई, मतलब यहाँ पर एसक्यूएल को हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पर ये प्रिपेयर किया, ये हमने इसको बाइंड किया और हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होती है कोड यहाँ पर जाता ही नहीं है, वो उससे पहले ही डेटाबेस एरर दे जाता होगा। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये रजिस्टर। अब ये देखें ये डेटाबेस का एरर है, ये जो है ना MySQLi, यानी कि ये वो फंक्शन है जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवाता है। तो वो पहले डेटाबेस ही एरर दे ही जा रहा है कि भाई आपकी डुप्लीकेट की आ रही है मेल कॉलम में, जबकि मेल कॉलम को हमने यूनिक पे सेट किया हुआ है, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट की नहीं आ सकती। इसको हम सेट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, ज़रूरत नहीं वैसे, लेकिन कर देता हूँ। ये मेरा एंटी ग्रेविटी जिंदाबाद, ना होता तो खपना पड़ना था। हम्म, इसको मैं कह रहा हूँ आई वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन एरर। इसका भी आप कोड देख लेना एक्सेप्शन का, ये कि ये किस तरह से हैंडल करते हैं एक्सेप्शन। इसका ना एक्सेप्शन का एक अलग से सिंटैक्स होता है, उसे हम कहते हैं ट्राई, ट्राई और कैच का ब्लॉक। तो ये आप सर्च करना PHP के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक। आई वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन ऑन यूजिंग फ्रंट एंड मैसेज like on registration page show these messages। लो जी, मैंने इसको बोल दिया है कि बजाय डेटाबेस इसको हैंडल करे हम इसको फ्रंट एंड पे हैंडल करना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए उसने ना वो ट्राई ब्लॉक लगा दिया है प्रॉपर जो है ना,
हैंडलिंग वो इस तरह से होती है कि ये कोड ट्राई होता है और अगर कोई एक्सेप्शन आ गई है तो अब क्या होगा, अब ये इस ब्लॉक में चला जाएगा। जैसे ही ट्राई कैच का जब ब्लॉक बन जाता है, ये देखिए ये ट्राई का ब्लॉक बन गया, यहाँ से लेके कितना बना है, इतना। उसके बाद कौन सा ब्लॉक शुरू है, कैच का। तो ट्राई कैच जब हम लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब अब ये लगा देते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कहीं पे कोई भी एरर आता है ना, तो हमारा कोड डायरेक्टली चला जाता है कैच ब्लॉक में। फिर कैच ब्लॉक अपना काम करता है। तो ये पहले ट्राई कैच नहीं था लगा हुआ, जिसकी वजह से डाटाबेस एरर दे देता था, फ्रंट एंड तक बात जाने नहीं था देता। खैर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ चेंजिंग, सबमिट। मेरा ख्याल है अब करेक्ट हो गया होगा। ओके, सो मैं जाता हूँ वापस वेबसाइट के पास, इसको एक बार रीलोड करता हूँ, कंटिन्यू। तो अब देखो यहाँ पर एरर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ईमेल में ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट्स जी इट। ठीक है। तो मैं ये रजिस्टर की जो फाइल है ये भी सेंड कर देता हूँ आपको। ये रजिस्टर की फाइल, इसको भी आपने अपडेट कर लेना है। स्टूडेंट्स ओनली। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? अगर सर पूछ लेते हैं कि इसके अंदर पिक्चर को कैसे अपलोड किया, और पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें रिमूव करवाई थी और कह देते हैं ये पिक्चर वाला ऑल टू ऑल फंक्शन रिमूव करके दिखाएं, तो वो कैसे करेंगे सर? पिक्चर वाला ऑल टू ऑल फंक्शन रिमूव करके दिखाएं? पिक्चर अपलोड जो करते हैं उसका कोड कहाँ हम्म। पे है, वो थोड़ा सा समझा देना। फिर वो कहते हैं कि ये रिमूव कर दें कि पिक्चर ऐड ना हो, जैसे पिछली हम्म। दफ़ा लोगो डिलीट करवाया था। सही। वैसे तो लोगो इस दफ़ा हमने कोई ऐड ही नहीं किया। ठीक है, अगर अच्छा आप लोगों की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, उस वक्त लोगो करवाया था। अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर सर कहते हैं पिक्चर वाला फंक्शन डिलीट करके दिखा दो, तो फिर वो कैसे करेंगे, और वो कोड समझा दें थोड़ा सा पिक्चर वाला ओके, अपलोड के। कोड दिखा, वैसे इतना टफ टास्क देते नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से जा सकते हैं, अ, मतलब किसी भी पेज के ऊपर। जैसे एक मिनट ज़रा, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, हमज़ा लॉगिन। तो माय कंप्लेंट्स में जाते हैं। अब देखिए हम कहाँ पे हैं, कंप्लेंट्स डॉट पी पे। और अगर हम सबमिट कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, सॉरी, ये ये है हमारा फॉर्म। ओके, मैं पहले ना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई कि मतलब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फॉर्म नज़र आएगा, लेकिन नहीं, ये अब हमारा कंप्लेंट का फॉर्म है, राइट? तो यहाँ पर देखें क्या क्या शो हो रहा है, कंप्लेंट टाइटल है, सिलेक्ट कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, और ये अपलोड फाइल। अब आप ये पूछ रहे हैं कि अगर वो इसको गायब करने का बोल दें, राइट? तो इसको गायब कैसे करेंगे, देखिए हम कौन से पेज पे हैं, कंप्लेंट डॉट पी, तो हम आंखें बंद करके जाके कंप्लेंट डॉट पी को ओपन कर लेंगे। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आपने अपनी हर फाइल को चैट जीपीटी से अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो वाई के दौरान कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ज़ाहिर बात है इसका कोड वहाँ पे ही होगा, और वहाँ पर जाके हम ये न्यू कंप्लेंट का फॉर्म जो है ना उसको ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जी कंप्लेंट्स में, यहाँ पे पहले ही ओपन हुआ था, ये देखें ये ओपन है। अब यहाँ पे मुझे ना, ये है असाइन मॉडल एडमिन, तो ये वाला तो फॉर्म नहीं हो सकता। ऊपर से हम देखना शुरू करेंगे और उस फॉर्म को हम फाइंड करेंगे पहले। सो यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे, ये तो हमारा पीएचपी का ब्लॉक है। तो ये जैसे ये पीएचपी का ब्लॉक है हमारा, ये फिर से पीएचपी का ब्लॉक है, तो इससे हम नीचे आ जाएंगे, जारी बात है। पीएचपी के ब्लॉक में हो सकता है भाई मिक्स ही है। सबमिट कंप्लेंट फॉर्म, ये रहा, ये देखें सबमिट कंप्लेंट फॉर्म ये है, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। सर्च और फिल्टर आगे, फॉर्म टाइप गेट आ गया, और ये आगे इसके ऑप्शंस, स्टेटस, ओके, कैटेगरी फिल्टर। ठीक है, ये कैटेगरीज को लोड करवाने के लिए कि ये सर्च है। एक मिनट यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये तो हमारा सर्च का फिल्टर है। हाँ, सर वो इसका सर्च का पूरा फिल्टर है।
अपलोड डॉट PHP में लिखा हुआ है शायद। नहीं नहीं, वो कोड ये आ वहां रहा पर है ही है। 99 नंबर लाइन, 99 नंबर लाइन पे जो कोड लिखा हुआ है ना उधर आ रहा है। 99 ये रहा। ये इधर आ हाँ रहा है बिल्कुल बिल्कुल कंप्लेंट यही है। कंप्लेंट डॉट पीएचपी। हाँ ये है फॉर्म। ये देखें ये है सबमिट न्यू कंप्लेंट, तो यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ पे वैसे मुझे कमेंट देना चाहिए था कि ये यहाँ से हमारा न्यू कंप्लेंट का फॉर्म शुरू हो रहा है। खैर, तो ये फॉर्म हमारा यहाँ शुरू है। वो जो ऊपर है ना, ये सारा वो सर्च की फंक्शनैलिटी है। और ये हम यहाँ पर आए, उसके बाद अब यहाँ पे हम जो फॉर्म की फील्ड्स वगैरह उनको देखेंगे। तो ये उसका टाइटल आ गया। नीचे आ जाए तो ये कैटेगरीज, और कैटेगरी को शो करवाने वाले ऑप्शंस आ गए। और नीचे आ जाए डिस्क्रिप्शन की फील्ड आ गई। डिस्क्रिप्शन के नीचे ये आ गई अपलोड इमेज फाइल। सबसे पहले आके अगर आपको इस तरह के बोल, आपने क्या करना है, उसकी फील्ड को डिलीट करना है। राइट, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो ऐसे। ये देखें, ये पूरी डिव को ही आपने ख़त्म कर देना है। जैसे ही आप इसको ख़त्म करोगे ऐसे, एक दफ़ा कंट्रोल एस प्रेस करना है, और आप अगर यहाँ पर जाओगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। इसको रीलोड करेंगे तो दैट्स इट। और इसका जो बैकएंड में कोड लिखा है वो थोड़ा सा समझा रहे हैं। बैक एंड के अंदर जो कोड लिखा है ना, अगर उसको ख़त्म करने की बात करें तो वो तो फिर बहुत लेंथी एक चीज़ हो जाएगी। पिछली दफा तो सर ने कहा था कि नोटपैड खोल के बैकएंड का पूरा कोड लिख कर दिखाओ, और SQL का कोड भी अलग लिखने का कहा था नोटपैड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई वो हम बैक एंड का पूरा कोड लिखना शुरू कर दें। किस चीज़ का बैक एंड का कोड उन्होंने लिखने का लिए वो दिया था आपको? था जो डेटा हम इधर लिखते हैं विजुअल स्टूडियो में, और वहां जाके होता है उसका कोड पूरा, यानी कि लिख कर दिखाओ नोटपैड की फाइल पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये पूरी बैक एंड की फाइल है, तो उन्होंने आपको ये बोल दिया कि पूरी बैक एंड की फाइल का कोड लिख के दिखाओ। उन्होंने कहा बस कुछ लिखे हैं, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने खुद बनाया या नहीं बैकएंड, वहां पे नोटपैड पे जाके कोड लिख कर दिखाओ मुझे। नहीं, वो तो आपने उनसे पूछना था कि सर किस स्पेसिफिक चीज़ का आपको कोड लिख के दूँ। उन्होंने कहा जो मतलब डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं वो यानी कि वहाँ डेटाबेस में कैसे जाके यानी कि होता है। ओके ओके ओके, जो डाटा हम लिखते हैं फॉर्म के अंदर, वो डाटाबेस के अंदर किस तरह जाता है। तो इसके ऊपर मैंने आपको स्पेशल एक क्लास दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि डाटा जो फ्रंट एंड से बैक एंड में किस तरह से जाता है। प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर कोड मैंने आप लिखने लोगों का कहा था, कोड लिखने हम्म का कहा चलें, उसको आप थोड़ा सा देख लेना। आप उनको ना थोड़ा सा मतलब स्पेसिफाई कर देना कि सर देखें, पहले मतलब यार सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब भी इंटरेक्शन होती है डेटाबेस के साथ, वो कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो फील्ड्स है ना हमारी, जैसे ये फील्ड्स हैं, हम किसी एक फील्ड को लेंगे, सब फील्ड्स के ऊपर वही लॉजिक अप्लाई होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक फील्ड ले लेता हूँ, कंप्लेंट टाइटल को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम देखें कंप्लेंट टाइटल का डाटा यहाँ से बैक एंड के पास, और फिर बैक एंड से फ्रंट एंड के पास किस तरह से गया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये समझे, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको रीलोड करके देखूँ, हाँ फील्ड आ गई है। चलें हम लेके चलते हैं किसको, कंप्लेंट टाइटल को। ओके, और सारा डाटा इसी तरह से जाता भी और इस तरह से आता भी है। मतलब अगर हमने फॉर्म से डेटाबेस में भेजना है, और डेटाबेस से अगर फॉर्म के ऊपर शो करवाना है, तब भी डाटा इस तरह, मतलब वो प्रोसेस रिवर्स में होता है जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। और फॉर्म डेटाबेस से डाटा हम क्यों मंगवाते हैं, ये शो करने के लिए। जैसे देखिए टोटल कंप्लेंट्स को हमने अगर शो करना है, तो ये डाटा हम कहाँ से उठा रहे हैं, डेटाबेस से, और ये भी डेटाबेस से उठा रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर हम डेटाबेस के पास भेज रहे हैं। राइट, चलें कंप्लेंट टाइटल, इसको हम देखेंगे इसकी फील्ड का डाटा कैसे गया है। ओके जी, आ जाएँ अपने सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन पूछते तो हम सोचना शुरू करते हैं ये फ्रंट एंड से, कि फ्रंट एंड के ऊपर सबसे पहले हमने ये फील्ड बनाई, जिसका नाम टाइटल हमने रखा कंप्लेंट टाइटल। और उसके लिए हमने ये इनपुट एक टैग बनाया। अब इनपुट टैग के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि देखना ज़रूरी होती हैं। हम आएंगे ये रहा हमारा वो फील्ड, ये उसका लेबल आ गया, और ये उसकी इनपुट यहाँ पर फील्ड आ गई। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया कि चीज़ें की हुई हैं। टाइप उसकी क्या होगी, टेक्स्ट, और इस फील्ड का नेम क्या होगा, टाइटल। अब ये जो नेम प्रॉपर्टी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही प्रॉपर्टी है जो डाटा पहुँचाती है बैकएंड के पास, नेम की। ठीक है, ये हर फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी नेम। अब क्या होगा, ये समझ लें हम ये जो फील्ड है ना,
ये इसका हम नेम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, टाइटल। और ये एक हिसाब का एज अ वेरिएबल काम करता है। जिस तरह वेरिएबल काम करता है ना कि अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेता है बैक एंड लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह से ये जो नेम प्रॉपर्टी ये काम करती है कि ये जो टाइटल है इसके अंदर इसका डाटा स्टोर हो जाएगा इस फील्ड का। ठीक है, ओके। वैसे एक्चुअल में स्टोर नहीं होता जिस तरह वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, लेकिन अभी के लिए आप यही समझ लो कि इसके अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्लास आ रही है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये जस्ट इसकी स्टाइलिंग के लिए है, इनपुट फील्ड की स्टाइलिंग के लिए है, राइट। और ये रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम इसके अंदर लिखेंगे नहीं, लाइक अगर मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, सबमिट कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि भाई पहले इसके अंदर कुछ लिखो। रिक्वायर्ड का बस ये काम है। सो अब ये बस आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं उस क्वेरी की तरफ जो कि डेटाबेस को कोड देती है। अब क्वेरी जो हम लिखते हैं वो बैक एंड लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, हमने बैक एंड लैंग्वेज यूज़ किया PHP। तो अब हम यहाँ पे वो क्वेरी ढूंढेंगे जो कि सबमिट करवाती है। एक मिनट जस्ट, वो क्वेरी यहाँ पर नहीं होगी, मुझे लग रहा है वो कंप्लेंट एक्शन के अंदर होगी। तो ये कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे एक्शन के अंदर कि एक्शन के अंदर क्या चाह रहा है। जो फॉर्म होता है ना हमारा फॉर्म, ये हमारा रहा फॉर्म टैग, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्शन की, और एक्शन के अंदर हमने कोई एक्शन दिया होता है, कोई फंक्शन का नेम लिखा होता है या फिर किसी फाइल का नेम जिसके अंदर इसका सारा बैकएंड का कोड पड़ा होगा। तो ये देखें एक्शन के अंदर कंप्लेंट एक्शन डॉट PHP पड़ा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है। इट्स मीन कि जब इसके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होता है ना, यानी यहाँ पे, तो ये वाला कोड रन कर जाता है कंप्लेंट एक्शन डॉट PHP। सो हम चलते हैं कंप्लेंट एक्शन डॉट PHP के पास। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जस्ट यहाँ पर रोल और यूज़र आईडी और ईमेल स्टोर हो रहे हैं। ये देखें जी, ये पहला ही यहाँ पर जो है ना इफ़, ये हमने लिखा हुआ है कंप्लेंट सबमिट के लिए। अब ये कह रहा है कि इज सेट पोस्ट सबमिट कंप्लेंट, यानी कि सबमिट कंप्लेंट, एक मिनट सिर्फ, ये रहा ये बटन जो है ना इसका नाम हमने रखा रखा हुआ है सबमिट कंप्लेंट। ठीक है, जब ये बटन प्रेस होगा ना, ये वाला बटन, इसका नाम हमने रखा हुआ है सबमिट कंप्लेंट, ये आप देख सकते हो। जब ये प्रेस होगा ना तो फिर ये जो फाइल ये रन कर जाएगी और इस फाइल को पता लगेगा कि भाई सबमिट कंप्लेंट वाला बटन जो है ना वो क्लिक हो गया। देन फिर क्या होगा, यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। टाइटल के अंदर क्या आएगा, अब ये देखें टाइटल, ओके। तो ये वही नेम है जो हमने इस फील्ड का रखा हुआ है, ये देखें, राइट, ये देखें। तो जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे ना, ये वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, बैकएंड के कोड के पास कैसे जाएगा, इस नेम की वजह से। ओके, ये सारा डाटा इकट्ठा ही जा रहा होता है लेकिन सेपरेट सेपरेट हर फील्ड का। तो हमारा फिर जो PHP का कोड है ना वो क्या करेगा कि जो टाइटल के नाम से डाटा आ रहा है ना उसको टाइटल वेरिएबल में स्टोर करेगा, जो डिस्क्रिप्शन के नाम से आ रहा है उसको डिस्क्रिप्शन में स्टोर करेगा, जो कैटेगरी ID के नाम से आ रहा है उसको कैटेगरी ID वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद कंप्लेंट नंबर लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं। ये टाइम का फंक्शन है, जस्ट टाइम को रिटर्न करता है, यानी जिस टाइम के ऊपर कंप्लेंट हुई। तो टाइम को और उसके पहले CPM यहाँ पर बस हम लगा रहे हैं, यानी कि CPM डैश उसके बाद जो टाइम होगा उसको लगा के इसके अंदर वो स्टोर करवा देगा कंप्लेंट नंबर के अंदर। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम स्टेटमेंट को रेडी कर रहे हैं। स्टेटमेंट को जब हम रेडी करते हैं, स्टेटमेंट के नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर हम अपनी क्वेरी रेडी कर रहे हैं इंसर्ट इनटू की। इंसर्ट इनटू बाकी क्वेरीज़ के ऊपर क्लास है, ये आपको देखना पड़ेगा, इनको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इंसर्ट इनटू की क्वेरी है जो कि डाटा इंसर्ट करवाती टेबल में। हम कह रहे हैं इंसर्ट इनटू कंप्लेंट, कंप्लेंट के टेबल में इंसर्ट कर दो क्या क्या, कंप्लेंट नंबर। अब ये हमारे कॉलम्स के नेम्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर होते हैं। ये देखें, इंसर्ट की अगर क्वेरी का आपको आइडिया है ना तो आपको समझ लग रही होगी। मैं जाता हूँ कंप्लेंट वाले टेबल में, तो ये देखें कंप्लेंट ID, कंप्लेंट नंबर, रेजिडेंट ID, कैटेगरी ID, असिस्टेंट ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये वो सब कुछ। तो ये हमारे ऊपर वो कॉलम्स के नेम है। उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं वैल्यूज़,
और यहाँ पर जस्ट हम क्वेश्चन मार्क यानी कि लगा देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने वैल्यू बैंड करवानी है ना वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बैंड नहीं, सॉरी, बाइंड बोलना था मैंने। जहाँ पर वैल्यूज़ बाइंड करवानी है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि इन सब के ये जो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ आनी है ना वो इन वेरिएबल्स के पास हैं, वो बाद में बाइंड हम करवाएंगे, आपको समझ लग जाएगी। और यहाँ पर हम स्टेटस न्यू का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंप्लेंट न्यू रजिस्टर हो रही थी, उसका जो स्टेटस है वो न्यू ही होगा। इसको हमें बाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पर स्टेटमेंट। अब हम कह रहे हैं बाइंड पैरम। पैरम मतलब पैरामीटर्स। पैरामीटर कौन से हमारे, ये वाले, ये चीज़ें, तो ये वाले पैरामीटर्स। तो अब जो पहला क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हम क्या बाइंड करवा रहे हैं। अच्छा, जो बाइंड पैरम का फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका पीएचपी का। तो ये करता क्या है, ये जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू होती है ना उनको इनके साथ बाइंड करवाता है, क्वेरी के साथ बाइंड करवाता है। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने हमने वेरिएबल्स को बाइंड करवाना हो ना, जैसे कितने वेरिएबल्स हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, उतने करैक्टर में यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 1 हाय हाय 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी करैक्टर लिख सकते हैं, जेड 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 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 5 ही होने चाहिए। ए बी सी डी, ठीक है, तो वो 5 ही होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कोई भी करैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन जितने यहाँ पर वेरिएबल होंगे उतने यहाँ पे करैक्टर होने चाहिए। ये बड़ा अजीब सा सिंटैक्स है, लेकिन अब है तो है। अच्छा जी, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पहला ये है ना कंप्लेंट नंबर, ये यहाँ पे पहले वेरिएबल की जगह पे जाके असाइन हो जाएगा, यानी कि कंप्लेंट नंबर वाले कॉलम में। इसी तरह बाकी कॉलम्स के अंदर भी वैल्यू यहाँ से बाइंड होती जाएंगी। बाइंड हो गई, फिर हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। स्टेटमेंट स्टोर हो रही है स्टेटमेंट के वेरिएबल में, और इसको हम एग्जीक्यूट का फंक्शन इसको हम दे देते हैं, तो वो एग्जीक्यूट कर जाती है, यानी कि डेटाबेस के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो गई। दैट्स इट। और फिर हम कह रहे हैं कंप्लीट आईडी को स्टेटमेंट इंसर्ट आईडी। ये हम अलग से क्यों कर रहे हैं इंसर्ट आईडी, मतलब आईडी को अलग से हम इंसर्ट करवा रहे हैं, उसको यहाँ पर हम साथ में नहीं करवा रहे। ये क्या है, कंप्लेंट आईडी, इंसर्ट आईडी, अलग से क्यों करवा रहे हैं हम, ये बात समझ से बाहर है। स्टेटमेंट एंड फिर इंसर्ट आईडी, इन स्ट्रिंग इंसर्ट आईडी। इसका मुझे अभी याद नहीं कि हम अलग से क्यों कह रहे हैं इसको इंसर्ट आईडी, लेकिन बहरहाल अब जो हमारा ओवरऑल फ्लो है वो ये होता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाती है, और समटाइम्स यहाँ पर हमने इफ एल्स लगाया होता है कि मतलब अगर स्टेटमेंट रन कर गया तो फिर ये करो, अगर नहीं की तो फिर एरर शो कर दो, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, बस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गई। और उसके बाद कंप्लेंट आई टी इज इक्वल टू स्टेटमेंट इंसर्ट आई डी, ये पता नहीं क्यों हम कर रहे हैं। कुछ मेरे जहन में नहीं आ रहा, कंप्लेंट आईडी के साथ हम दोबारा से मतलब क्यों स्टोर करवा रहे हैं कंप्लीट आईडी में। चलें आगे जाकर, अभी ये ना फंक्शन में लगता है कुल कंप्लीट नहीं हुआ, आगे जाकर पता लग जाएगा। खैर यहाँ पर ये डाटा आ गया सारा। अब बात आ जाती है उसके बाद वो हैंडल मीडिया अपलोड, क्योंकि जो साथ मीडिया है वो तो रह ही गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ़ एम्प्टी फाइल मीडिया नेम, तो इफ़ नॉट एम्प्टी, सॉरी, कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास कि हम फाइल अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर वो एम्प्टी नहीं, तो ये वाला पार्ट फिर ही रन करेगा। ये जो आपको मार्क नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है नॉट। ओके, तो हम कह रहे हैं नॉट एम्प्टी, मतलब अगर वो एम्प्टी नहीं तो फिर ये वाला इफ वाला जो पार्ट रन करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और इसके अंदर हम जो भी मीडिया आ रहा है उसको यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, यानी कि फ़ाइल को इस वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम हम रख रहे हैं, नेम किस हिसाब से ये देगा, यहाँ पर जो टाइम होगा उसके बाद बेस नेम, उसके बाद जो फाइल का नेम होगा वही देगा। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपलोड का फोल्डर।
तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखें ये टाइम है मेरा ख्याल है, और उसके बाद अंडरस्कोर के बाद जो फाइल का एक्चुअल नेम है वही यहाँ पर शो होगा, जो इमेज का नेम है। उससे पहले ये हम टाइम का जो है ना फंक्शन, उसके थ्रू यहाँ पर कुछ वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। बड़ी अजीब सी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, पता नहीं किस तरह की वैल्यू है। खैर, तो इस कुछ इस तरीके से हम उसका नाम रख लेंगे फ़ाइल का। देन हम कह रहे हैं मूव अपलोडेड फाइल टेम्प नेम फाइल नेम, ये अब किस लिए है, इसको आप चैट जीपीटी से समझिएगा, मुझे अब ये याद नहीं है लाइन ये किस लिए है। उसके बाद यहाँ से फिर हम वही काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू कंप्लेंट मीडिया, ये अलग से टेबल है मीडिया की फाइल्स को हैंडल करने के लिए। कंप्लेंट आईडी और साथ में उसका फ़ाइल का पाथ स्टोर करवा रहा है। ओके, सो ये देखें कंप्लेंट मीडिया, ये अलग से फोल्डर अलग से हमने टेबल बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लेंट की आईडी स्टोर होती है, मतलब आईडी कंप्लेंट की 1, और उसके साथ उसकी जो फाइल है उसका पाथ बस स्टोर हो रहा है कि अपलोड के अंदर ये वाली जो फाइल है ना, ये कंप्लेंट 1 जिसकी आईडी जिस कंप्लेंट की, ये उसकी फ़ाइल है। ठीक है, तो जब हम इसको व्यू करना चाहेंगे तो क्या होगा कि इजीली जो हम कंप्लेंट लोड करेंगे, लाइक हमने ऐसी कंप्लेंट व्यू कर रहे हैं जिसकी आईडी 1 है, तो वो सिंपली हम फिर क्वेरी के थ्रू उस फाइल को इस फाइल को लोड कर पाएंगे कि भाई ऐसी फाइल ला के यहाँ पर शो करवाओ जिसकी आईडी क्या है 1। तो इस तरह हम सिंपली यहाँ से फ़ाइल अपनी शो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या हो रहा है जी, बस ये यहाँ पे कंप्लेंट मीडिया के टेबल के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं कि ये वाली फ़ाइल फ़लानी कंप्लेंट के साथ है। देन फिर ये हेडर का फंक्शन है। हेडर का फंक्शन एक्चुअली ये करता है कि ये कहीं पे रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जैसे ही हमने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई तो हम कहाँ पर जाएंगे वो ये डिसाइड करता है हेडर का फंक्शन। मतलब अगर लोकेशन के अंदर मैं लॉग आउट लिख दूंगा, लॉग आउट डॉट PHP, तो क्या होगा, जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगी यूज़र लॉग आउट हो जाएगा खुद ही। लेकिन वो तो सही अप्रोच नहीं ना, वो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लॉग आउट डॉट PHP लिख दूंगा यूज़र लॉग आउट मार जाएगा। जैसे ही वो रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करेगा रजिस्टर होगी, साथ ही लॉग आउट। जी और कोई क्वेश्चन? सर ये पूरा कोड तो लिख कर नहीं दिखा सकते ना, या जी अगर सर कहते हैं बैकएंड को कोड लिख कर दो तो ये पूरा तो नहीं लिख सकते, तो फिर नहीं कैसे? लिख सकते, ऑब्वियसली नहीं लिख सकते। जिसने प्रोजेक्ट बनाया वो नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिख सकता। सर एक और सवाल है, आप लेकिन लोग लेकिन लेकिन आप लोगों ने चुप नहीं रहना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये इसकी वर्किंग क्या है। आप सर को ये बता सकते हो कि अच्छा सर, अगर आपको पूछते अच्छा बैकएंड के अंदर डाटा किस तरह से जा रहा है, आप उनको रफली आइडिया तो वहाँ पे लिख के दे सकते हो ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ, अगर मुझे कहते हैं अच्छा नोटपैड ओपन करो, लेट्स सपोज वो मुझे कहते हैं नोटपैड ओपन करो और बताओ जी बैकएंड का कोड लिखो जी कैसे जा रहा है डाटा, तो मैं जो आंसर दूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ये ओपन हो गया। आप उनको बोलते हैं सर अच्छा यहाँ पर ये हमारी एक इनपुट की फील्ड है, इनपुट, मुझे वैसे ये भी नहीं ज़बानी याद कि इनपुट की फील्ड दिखती कैसे है, खैर कुछ इस तरीके से ही दिखती है इनपुट। तो आप उनको कह सकते सर ये हमारी फ्रंट एंड की इनपुट की फील्ड है, इसके अंदर हमने एक नेम नाम का हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे फ़र्ज़ करें हम यूज़र का नेम है ना, तो यूज़र नेम हमने इसका नेम रख दिया, या जस्ट नेम ही कह लें, नेम ज़रा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हम कुछ और लिख लेते हैं। तो हम एज लिख लेते हैं, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एज की हमारी कोई फील्ड है। ठीक है, तो आपने कहना सर ये फ़र्ज़ करें फ्रंट एंड की है फील्ड है एज, और अब इसका डाटा, और यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर है तो हमें यहाँ पर फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, और फॉर्म का ना एक क्लोजिंग टैग भी होता है फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म का सर हमने जी जो एक्शन रखा हुआ है ना, वो हमने रखा हुआ है सबमिट। वैसे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट। और इसकी ना एक टाइप भी होती है, वो एक गेट होती है एक पोस्ट होती है। जब हम डाटा भेज रहे होते हैं ना डाटाबेस के पास, तो वो जो टाइप होती है वो पोस्ट होती है ऐसे।
और जब डेटाबेस से डाटा मंगवा रहे हो, जैसे आपके स्टैटिक्स में वो डाटा शो हो रहा है ना कि इतनी कंप्लेंट्स हैं ये वो, तो मतलब डेटाबेस से डाटा फ्रंट एंड की तरफ आ रहा है। तो उस केस के अंदर जो फॉर्म यूज़ होगा ना, उसकी जो टाइप होगी वो गेट होगी, यानी डेटाबेस से हम डाटा गेट कर रहे हैं। और जब डेटाबेस के पास डाटा भेज रहे हैं स्टोर करवाने के लिए वहाँ पे, या कोई क्वेरी वगैरह रन करवाने के लिए, ओके, तो तब टाइप पोस्ट होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कहेंगे उनको कि ये इस तरह का एक फॉर्म है सर हमारे पास ऐसे। और उसके बाद सर हमारे पास पीएचपी के अंदर जी कुछ ऐसे आप पीएचपी स्टार्ट करेंगे। पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए हमेशा कुछ इस तरीके का हमें लिखना पड़ता है पीएचपी, और फिर इसको क्लोज़ भी करना पड़ता है ऐसे ही, ऐसे क्लोज़ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जी सर हमारा यहाँ पे अब कोड है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं सबसे पहले। बल्कि नहीं, इसके अंदर अगर अगर हमने यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया ना एक्शन सबमिट, तो हमें इफ़, और इसके अंदर ना कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है एक्शन सबमिट। ये उस सूरत में अगर हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड का कोड एक ही फाइल में हो। ठीक है, तो इफ़ एक्शन सबमिट, तो सर हम ऐसे करेंगे, आपने बस रुकना नहीं है। ठीक है, आपने बस लगे रहना। ये इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, बिल्कुल तो ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन इससे आपको उनको पता लगेगा भाई इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन पे आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, बस शुरू हो जाओ। अच्छा, इफ एक्शन सबमिट, तो फिर जी क्या होगा, फिर हम एक यहाँ पर वेरिएबल ले रहे होंगे, और इस पीएचपी के अंदर वेरिएबल कैसे लेते हैं, डॉलर साइन। डॉलर साइन कहाँ पे गया भाई, डॉलर साइन, डॉलर साइन, लो मुझे डॉलर साइन ही नहीं मिल रहा अपने कीबोर्ड पे, ये रहा। और ये हम अपना पीएचपी का वेरिएबल बना रहे हैं एज नाम का, और कुछ इस तरीके से हम करेंगे। और इसके अंदर ना ऐसे प्रेंसिस होती हैं, और अब हम ना ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे। जो डाटा होता है ना वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं अंडरस्कोर, और उसके बाद टाइप, जो टाइप वो उसी नाम का वेरिएबल लेते हैं पोस्ट ऐसे। और फिर इसके अंदर बाद में ऐसे प्रेंसिस होती हैं, और इसके अंदर फिर हम ये नेम लिखते हैं एज, एज के सर। ठीक है, जब एक्चुअली यहाँ पर हम जो सबमिट का बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसके अंदर एक बटन भी है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ बटन। यार मेरा कीबोर्ड जो है ना, बटन, और इसकी टाइप होती है, बटन की टाइप होती है सबमिट। ठीक है, जो फॉर्म्स होते हैं ना उनके अंदर हमेशा बटन की टाइप सबमिट ही होती है। तो जैसे ही ये सबमिट का बटन प्रेस होगा ना, तो क्या होगा, ये सारा डाटा इनपुट फील्ड्स का उनकी इस प्रॉपर्टी के नेम के साथ ये वाला जो वेरिएबल है ना, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, इसके अंदर चला जाता है। यानी कि इसको एक आप एरे ही समझ लें। ठीक है, फिर इस तरह हमें वो डाटा अलग अलग करना पड़ता है कि भाई पोस्ट के अंदर जो डाटा एज के नाम से जो डाटा आ रहा है ना, उसको उठा के इस वेरिएबल में रख दो ऐसे। तो इस वेरिएबल के पास डाटा आ गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक वेरिएबल लेना स्टेटमेंट के नेम का, हमने यानी कि स्टेटमेंट बनानी है। तो वो किसी भी नाम का, कोई भी नाम का वेरिएबल ले रहे हो स्टेटमेंट को स्टोर करवाने के लिए, लेकिन प्रॉपर ये यही है कि आप स्टेटमेंट नाम का वेरिएबल लो। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम STMT लिख देते हैं, स्टेटमेंट इक्वल टू। अब इसके अंदर ना हमारी स्टेटमेंट आनी है, स्टेटमेंट अब आपको ज़बानी आनी चाहिए, इंसर्ट इनटू, ये स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू, उसके बाद मेरा ख्याल है टेबल का नेम आता होता है। तो फ़र्ज़ करें ये डाटा हम भेज रहे हैं यूज़र के टेबल में, तो यूज़र्स, उसके बाद हाँ उसके बाद आता है वैल्यू, वैल्यूज़ होता है आई थिंक, और कुछ हाँ वैल्यू के बाद ना कॉलम का नेम आता है। तो मैं भेज रहा हूँ कॉलम का नेम, फ़र्ज़ करें हमारे डाटाबेस के अंदर है एज, कॉलम का नेम भी एज ही है, राइट। और उसके बाद मैं गलत तो नहीं हो गया थोड़ा सा यहाँ से, एक मिनट जस्ट, ठीक है, हमने वेरिएबल बनाया, फिर हमने स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अंदर हमें अपने कनेक्शन वेरिएबल को गेट करना पड़ता है, और प्रीपेयर का प्रॉपर हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। यानी कि ये डायरेक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं स्टोर करेंगे, यहाँ पर हमें कनेक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये कनेक्शन क्या, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ठहरें ज़रा। ये हमें
एक मिनट जस्ट, ये जो कनेक्शन वेरिएबल है ना, ये पता है कहाँ से आया है? ये आया है हमारा db.php में से। इसके अंदर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाला वेरिएबल है वो कनेक्शन, और इसके अंदर क्या है, ये हमें वेरिएबल समझ लें कि डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहा है। ओके, तो इसको यूज़ करके हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन, जो भी वेरिएबल का नेम हो वो, और उसके बाद डैश लगा कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन इसके साथ लिंक करवाना पड़ता है। कौन सा? प्रीपेयर का। यही फंक्शन यूज़ होता है क्वेरी प्रिपेयर करने के लिए, राइट। उसके बाद अच्छा, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया क्लास का, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, बाद वाले वीडियो देख लेंगे। अगर किसी ने इस तरह क्वेश्चन पूछना सूंगा, पहले वाली क्लास की वीडियो देख लो। और उसके बाद यहाँ पर क्या है जी, यहाँ एक क्लास आप लोगों की कल रख लूँगा, कुछ इस तरीके से करेंगे। अच्छा ये देखें, सिलेक्ट फ्राम के, सिलेक्ट नहीं, हमने तो इंसर्ट की क्वेरी रन करवानी है ना। मैं सिलेक्ट की क्वेरी देख रहा हूँ। इंसर्ट की दिखाओ भाई हमें, सिलेक्ट की ना दिखाओ। इंसर्ट की होगी कहाँ पे? इसके अंदर, ये देखें, इंसर्ट इनटू, उसके बाद कॉलम का नेम, टेबल का नेम आता है, देन उस कॉलम का नेम जिसके अंदर वो वैल्यू जानी है। तो इंसर्ट इनटू यूज़र, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट कॉलम का नेम आना है, पैरेंथेसिस के अंदर होगा वो भी, ऐसे ऐसे, ये आ गया कॉलम का नेम। उसके बाद इसके बाहर आता है वैल्यू, ऐसे वैल्यूज़, और फिर क्वेश्चन मार्क, वैल्यू, और फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरीके से। एक ही हमने वैल्यू देनी है ना, तो एक ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आता है बाइंड पैरम का, ये चीज़, स्टेटमेंट बाइंड पैरम, STMT, स्टेटमेंट इज इक्वल टू बाइंड पैरम, ये हमारा फंक्शन है बिल्ट इन बाइंड पैरम। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से काम होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पर हमें एक लेटर पास करना पड़ता है। जितने हमने यहाँ पर बाइंड करवाने ना, इस क्वेरी के साथ जितने हमने वेरिएबल बाइंड करवाने, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर कोई एक हम रैंडम लेटर लिख देंगे। उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से ये आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम आएगा, ऐसे ही है। बाइंड ये हो गया, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा, तो वेरिएबल $h। अब क्या होगा, ये इसके साथ बाइंड होगा, और ये खुद ही इसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा, क्यू इसके साथ बाइंड होगा, दैट्स इट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे कुछ ऐसे। वेरिएबल पहले लिखेंगे स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट, और फिर हम ऐसे ये, और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट का फंक्शन, एग्जीक्यूट ये फंक्शन है जो इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। और जैसे ही ये काम होगा, डेटाबेस के अंदर डाटा जाके सेव हो जाएगा, राइट। और फिर एंड के ऊपर हमें ये भी करना होता है स्टेटमेंट क्लोज। इससे क्या होता है कि भाई ये क्लोज हो चुकी है, मतलब ये काम हम हो गया है। तो मेरा ख्याल है जो क्लोज का फंक्शन है, ये डेटाबेस का जो कनेक्शन है इसको भी क्लोज करवाता है, क्लोज आ प्रीपेयर स्टेटमेंट, बस नहीं, स्टेटमेंट को क्लोज करवाता है कि भाई ये काम हो गया, ये क्वेरी को अब क्लोज कर दो, मज़ीद ये रन नहीं होगी। तो इसको भी हम करवा लेते हैं जी। चलें, इतना काफ़ी आज के लिए, कि नेक्स्ट भी क्लास मैंने लेनी है, तो ये लास्ट के अंदर हम क्लोज का ऐसे। सर कुछ तो क्वेश्चन शेयर किए हैं एक स्टूडेंट ने ना, उसका आज हुआ है वाइवा हुआ है, तो वो तो जरा काइंडली देख लीजिएगा। वो अब कल की क्लास में, आज की क्लास में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कल भी मतलब आप कल क्लास होगी क्लास में? जी मैं ले लूँगा क्लास, मतलब अब ज़रूरी है तो अब तो लेनी पड़ेगी ना क्लास। जी ठीक है। हाँ ओके जी, ठीक है, ओके जी। बाकी अगर मैं इन द एंड ये थोड़ी समरी देख लें कि भाई ये काम किस तरह से होता है, डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड के पास किस तरह जाता है,
ठीक है। देखें जी, एक फार्म होता है, ओके, और उसके अंदर हमारी जो फील्ड होती है जिसका डाटा जाना होता है डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर हमने अपनी जो नेम प्रॉपर्टी है वो सेट की होती है। जैसे ही वो फार्म का जो बटन है वो प्रेस होता है, उसकी टाइप सबमिट होती है बटन की, तो जो डाटा है वो सारा ये पोस्ट वेरिएबल, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जी वो डाटा हम बैकएंड के अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल बना के वो डाटा हम वेरी बैकएंड के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उनको असाइन करवा देते हैं। फिर हम जो अपनी क्वेरी है उसको प्रिपेयर करवाते हैं, दैट्स इट। देन हम जो हमारा डाटा आ रहा होता है, जो हमने वेरिएबल क्या कहते हैं इसको जी, बैकएंड के जो वेरिएबल हमने बनाए होते हैं उनको अपनी क्वेरी के साथ बाइंड करवा देते हैं। देन हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और वो जब डेटाबेस पे जब एग्जीक्यूट हो जाती है क्वेरी, तो मतलब वो डाटा स्टोर हो जाता है। देन हम स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, राइट? समझ लग गई आप लोगों को? क्यों जी, समझ लगी है कि नहीं? इतनी तो सर समझ आ गई है, बाकी कुछ क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में करते वो कल वाली क्लास में होंगे, ठीक है, ओके जी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।